हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें VVI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस किया जाएगा। VVI बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए आपतित प्रकाश ऊर्जा का न्यूनतम परिमाण को कहा जाता है। विकल्प ए स्थितिज ऊर्जा, विकल्प बी बंधन ऊर्जा, विकल्प सी धातु का कार्यफलन, विकल्प डी कोई नहीं। इसमें से विकल्प सी सही उत्तर है, धातु का कार्यफलन। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है, वर्क फंक्शन अंग्रेजी में, जिसका संकेत W या φ0 होता है तथा सूत्र W0 = hν0। तो विकल्प सी सही है, धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, जिसे प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। विकल्प ए 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी, बी 1.8 × 10⁻−19 कूलम पर केजी, सी 1.9 × 10⁻−19 कूलम पर केजी, डी इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, स्मॉल e/m। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान में उसके द्रव्यमान से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 1.e/m, स्मॉल e/m = 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यहाँ कूलम आवेश का मात्रक है तथा किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो विकल्प ए सही है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है स्मॉल e/m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का 1.e/m = 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश की कणिका सिद्धांत अर्थात प्रकाश का कण स्वभाव की स्थापना या पुष्टि होती है। विकल्प ए है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बी विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें से डी उत्तर सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत या प्रकाश का कण स्वभाव की पुष्टि होती है या स्थापना होती है। विकल्प डी सही है और यह एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे प्रायः क्लास 12 के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। विकल्प ए प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, बी द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, डी कोई नहीं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही उत्तर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं के सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए विकल्प सही सी है और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो। ए दहली आवृत्ति ν0 से कम, बी दहली आवृत्ति की आधी दैट इज ν0/2। दहली आवृत्ति को ν0 संकेत से सूचित किया जाता है, तो बी विकल्प है, दहली आवृत्ति की आधी, सी
दहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक एवं डी कोई नहीं। इसमें से सी उत्तर सही है। दहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक होनी चाहिए। धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित धातु के पृष्ठ पर उत्सर्जित धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि दहली आवृत्ति से अधिक होती है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो सही विकल्प है दहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी स्मॉल ई कैपिटल वी संकेत मापता है ए आवेश को, बी विभवांतर को, सी धारा को तथा डी ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा को, विकल्प डी सही है। और कार्यफलन धातु का कार्यफलन को भी प्रायः ऊर्जा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि ऊर्जा का कार्यफलन क्या है, ऊर्जा के बराबर न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन ठीक बाहर निकल जाए बिना गतिशील हुए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है ऊर्जा, और कार्यफलन को भी ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रायः बोर्ड की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी मापता है, विकल्प डी सही है ऊर्जा। विकल्प ए आवेश, बी विभवांतर, सी धारा, ये तीनों विकल्प नहीं होंगे, विकल्प डी सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा को, कार्यफलन भी ऊर्जा ही है। और क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा विकल्प ए बढ़ती है, विकल्प बी घटती है, विकल्प सी अपरिवर्तित रहती है, विकल्प डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा बढ़ती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है प्रति सेकंड। धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात फोटोन्स का उत्सर्जन दर धातु के पृष्ठ से बढ़ जाता है जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है। अतः प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा बनती किससे है? प्रकाश विद्युत धारा बनती है धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा विकल्प ए बढ़ती है, विकल्प बी घटती है, विकल्प सी अपरिवर्तित रहती है, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से एक बार प्रश्न को रिपीट करता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा विकल्प ए बढ़ती है, विकल्प बी घटती है, विकल्प सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उत्तर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, विकल्प ए गलत है, विकल्प बी भी गलत है। वैसे कोई समझ सकता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर सोचने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, विकल्प सी सही है। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक नियम से किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों या फोटो इलेक्ट्रॉनों की या किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है।
तो धातु के पिंड से उत्सर्जित होने वाले किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा का मान अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी तब बढ़ेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तब बढ़ेगी। तीव्रता के बढ़ने से धातु के पिंड से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ग्राफ के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, जिसे मैंने वीडियो 2 में डिस्कस किया है हिंदी माध्यम के, और अंग्रेजी माध्यम के वीडियो में तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि अगर भिन्न भिन्न तीव्रता वाले प्रकाश को, लेकिन सभी की आवृत्ति नियत रख करके उसको अगर धातु के पृष्ठ पर आपतित कराया जाए तो यह देखा जाता है कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है। क्योंकि धातु के पिंड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती है, तो धातु के पिंड से उत्सर्जित होने वाले फोटो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के धातु के पिंड से उत्सर्जन की दर तो बढ़ जाती है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान तो बढ़ जाता है। लेकिन निरोधी विभव का मान सभी तीव्रता वाले प्रकाश के लिए, आपतित प्रकाश के लिए, भले ही तीव्रता बढ़ते क्रम में हो, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, लेकिन सभी के लिए निरोधी विभव का मान समान होता है यदि शर्त एक ही है कि जितने भी प्रकाश आपतित प्रकाश हैं को आपतित कराया जा रहा है धातु के पृष्ठ पर, उनकी आवृत्ति को नियत रखा जाए। लेकिन तीव्रता परिवर्तित करके जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़ेगी, लेकिन सभी के लिए निरोधी विभव का मान समान होगा। और हम जानते हैं कि निरोधी विभव धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। इसलिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ेगा, और जब निरोधी विभव का मान समान होगा सभी तीव्रता वाले प्रकाश के लिए, परंतु उनकी आवृत्ति नियत हो, तो महत्तम गतिज ऊर्जा भी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, समान होगी। इसलिए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि निरोधी विभव का मान समान होता है, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा का मान जरूर परिपथ में बढ़ जाता है। तो सी विकल्प सही है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। ए आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, बी आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, सी आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के, और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा, इसके प्रीवियस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 में, कि धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता के बढ़ाने पर भी अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अपरिवर्तित रहती है। आखिर निर्भर किस पर करती है अधिकतम गतिज ऊर्जा? तो वह निर्भर करती है प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। जब तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है तो प्रश्न उठता है तो निर्भर किस पर करती है? धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, तो वह निर्भर करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियमों में से, मुख्यतः 4 नियमों में से एक नियम है। इसलिए विकल्प बी सही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। अब क्वेश्चन नंबर 10, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है ए 0, बी 1.6 × 10⁻35 kg, सी 1 AMU तथा डी 9 × 10⁻31 kg। सही विकल्प है 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है? विराम में स्थित
किसी कण या पिंड का द्रव्यमान को विराम में स्थित, विरामावस्था रेस्ट में स्थित किसी कण या पिंड के द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहा जाता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन फोटोन का गतिक द्रव्यमान, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि फोटोन प्रकाश की चाल से गमन करती है। फोटोन क्या है? प्रकाश का बंडल है, प्रकाश का असतत बंडल है, डिस्क्रीट, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, और प्रत्येक बंडल की ऊर्जा h न्यू होती है। तो चूंकि फोटोन प्रकाश का बंडल है, तो फोटोन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान तथा द्रव्यमान में वेग के साथ परिवर्तन का सूत्र स्मॉल m = m0/√1 - v²/c²। तो यहाँ पर v के जगह, v क्या है? किसी मटेरियल पार्टिकल की चाल है, v क्या है? किसी कण या वस्तु की चाल है। तो यहाँ पर कण कौन सा है? यहाँ पर कण कौन है? फोटोन है, वेव पैकेट है प्रकाश का। तो फोटोन की चाल v की जगह c रखेंगे तो आइंस्टीन का द्रव्यमान एवं वेलोसिटी के संबंधित करने वाला जो सूत्र है, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, द्रव्यमान में चाल के साथ परिवर्तन का सूत्र स्मॉल m = m0/√1 - v²/c²। तो फोटोन के लिए v की जगह c रखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1√1 - v की जगह 1 v की जगह c रखेंगे फोटोन की चाल के लिए, c²/c² 1, तो √1 - 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 - 1 0, तो m = m0/0 हो जाएगा। और m0 क्या है? विराम द्रव्यमान है, विरामावस्था में किसी कण या पिंड का द्रव्यमान, या यहाँ फोटोन है तो विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान। तो इस प्रकार विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान तो चूँकि शून्य होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब v = c होगा तो m जो द्रव्यमान होगा फोटोन का, वो क्या हो गया? अनंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब फोटोन का तो विराम द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गतिक द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है, उसका मान काफ़ी अधिक होता है, माने अनंत के बराबर होता है। तो अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, और एक प्रश्न इससे रिलेटेड है कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, मतलब गतिशील अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान का सूत्र। विकल्प ए है h/c, विकल्प बी है h/c², या h/λc। यह भी हो सकता है, दिया जा सकता है। यहाँ तो h/c² दिया है, लेकिन किसी विकल्प में h/λc भी हो सकता है, तो वह भी सही होगा। इसलिए विकल्प बी में है, मैंने या करके लिख दिया, h/c² या h/λc, c hc/ν, d c²/h⁻। तो इसमें सही उत्तर होगा बी। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है h/c²। आया कहाँ से? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc², m = E/c, और E होता है फोटोन की ऊर्जा h⁻, तो E की जगह h⁻, E/c² है तो h⁻/c², और फिर ν = c/λ, तो c/λ रखेंगे तो c डिनोमिनेटर में भी है, c² है तो उससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो ν = c/λ, तो c से एक पावर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, तो नीचे c बचेगा और लैम्डा भी नीचे बचेगा, तो इसलिए h⁻/c² या h/λc। तो यह विकल्प सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प बी सही है। फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र है h/c²। कहाँ से? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E = mc²। तो m द्रव्यमान पूछ रहा है, m = E/c², और E हो गया h⁻, E की जगह h⁻/c², और ν c/λ। अब c से नीचे c² है पहले से, तो उसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे c बच जाएगा और लैम्डा भी नीचे ही रहेगा, तो h/λc दूसरा सूत्र हो गया इसका। तरंग लंबाई के रूप में सूत्र हो गया विराम द्रव्यमान का फोटोन का h/λc, और आवृत्ति के टर्म में हो गया h⁻/c²। तो दोनों सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है b = h⁻/c² या h/λc। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन आवेश रहित कण है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, फोटोन, डी द्रव्यमान। अल्फा कण से देखें, स्टार्ट करें तो अल्फा कण धनावेशित कण है। बीटा कण पर विचार करें, जो कि बी विकल्प है, बीटा कण ऋण आवेशित कण है। सी अब रहा डी
और सी। तो डी अगर देखा जाए तो प्रोटॉन धनावेशित कण है। तो अब चौथा बच गया विकल्प, मतलब विकल्प नंबर सी, फोटोन। फोटोन आवेश रहित कण है, फोटोन न्यूट्रल होता है, इसलिए फोटोन जो कि प्रकाश का बंडल है, प्रकाश का वेग पैकेट है, यह आवेश रहित होता है। यह विद्युत आवेश रहित होने से विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों से अगर फोटोन गुजरता है तो वह अपने पूर्व पथ से, अपना ओरिजिनल जो पाथ है, ओरिजिनल रास्ता पूर्व पथ से विक्षेपित नहीं होता है, इसलिए फोटोन आवेश रहित कण है। तो सही उत्तर होगा फोटोन। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैम्डा तरंग लंबाई वाले फोटोन की ऊर्जा है। विकल्प ए एस सी लैम्डा, बी एस सी बाई लैम्डा, सी एच लैम्डा बाई सी, डी लैम्डा बाई एस सी। हम जानते हैं कि विकिरण की, प्रकाश विकिरण की जो ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो आवृत्ति के टर्म में ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ई इक्वल टू एच न्यू, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है प्लांक के अनुसार। तो ई इक्वल टू एच न्यू, लेकिन यहाँ न्यू के टर्म में नहीं है, यहाँ लेमडा के टर्म में है। तो अभी इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में, क्वेश्चन 11 में फोटोन की गति ऊर्जा का सूत्र में भी यूज किया गया था न्यू का सूत्र, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो यहाँ भी प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू होगी, और न्यू कितना होगा, सी बाई लेमडा। न्यू आवृत्ति, सी प्रकाश की चाल तथा तरंग लंबाई लेमडा के बीच संबंध है, और वह संबंध है सी इक्वल टू न्यू लेमडा, इसलिए न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो सही विकल्प होगा, फोटोन की ऊर्जा होगी। अगर आवृत्ति के टर्म में होता तो यहाँ पर एच इंटू न्यू होता, लेकिन यहाँ तरंग लंबाई के रूप में है प्रदर्शित सभी विकल्प, इसलिए विकल्प बी सही है। लेमडा तरंग लंबाई के फोटोन की ऊर्जा है एस सी बाई लेमडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब क्वेश्चन 14, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है। विकल्प ए लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, बी लेमडा इक्वल टू एम भी बाई एच, सी लेमडा इक्वल टू एच इंटू एम भी, एवं विकल्प डी है लेमडा इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर भी स्क्वायर। सही विकल्प है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रायः 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्रव्य तरंगों को डिब्रोगली तरंगें भी कहा जाता है। तो द्रव्य तरंगों या डिब्रोगली तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। कभी कभी एम भी की जगह अगर स्मॉल पी भी दिया रहता तो रेखीय संवेग का संकेत स्मॉल पी होता है, तो वह भी विकल्प सही होता। एच बाई पी, एम भी की जगह पी भी देता तो वह विकल्प सही है, लेकिन यहाँ तो सभी को एम भी के टर्म में दिया है। रेखीय संवेग द्रव्य, किसी द्रव्यात्मक कण का द्रव्यमान गुना वेग के बराबर होता है, जो इसे पी, स्मॉल पी संकेत से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू एच बटा पी भी रहता, तो पी का मतलब, स्मॉल पी का मतलब रेखीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग। जैसे इलेक्ट्रॉन माने एक उदाहरण मैंने दिया द्रव्य तरंग के लिए, द्रव्य कण में इलेक्ट्रॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया, क्योंकि यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है द्रव्य तरंगें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी द्रव्यात्मक कण हैं जो किसी पदार्थ जिनसे बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी चाहे द्रव्यात्मक कण धन आवेशित हो, अनावेशित हो या ऋण आवेशित हो, उसमें द्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो द्रव्य तरंगों का तरंग लंबाई होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। अगर पी स्मॉल पी भी रहता, कभी कभी स्मॉल पी भी रहता है, तो वह विकल्प भी सही होता है। और इस समीकरण को किसने प्राप्त किया, इस समीकरण को डिब्रोगली ने प्राप्त किया। डिब्रोगली, इसे डिब्रोगली संबंध भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्मॉल एम द्रव्यमान एवं क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा या भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, एक्सलेट किया जाता है, उसके वेग में बढ़ोतरी की जाती है। कण की डिब्रोगली तरंग लंबाई होगी विकल्प ए वी एच अपॉन रूट अंडर 2 क्यू एम, बी क्यू अपॉन रूट अंडर 2 एम भी, सी एच अपॉन रूट अंडर 2 क्यू, 2 स्मॉल क्यू जो आवेश है उस कण पर जिसका द्रव्यमान एम है, और भी विभवांतर है, विभव है, तथा डी विकल्प है एम एच अपॉन रूट अंडर 2 क्यू भी। तो अगर एम द्रव्यमान एवं क्यू आवेश के
कण को, द्रव्यात्मक कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली लंबाई होगी, कण की डी ब्रोगली लंबाई होगी, विकल्प सी सही है, h/√2q 2 स्मॉल क्यू m स्मॉल m इंटू भी, जो कि m इंटू भी क्या है, उस द्रव्यात्मक कण का रेखीय संवेग है। तो विकल्प सी सही है, h/√2q 2 स्मॉल क्यू m भी, जहाँ q आवेश है, m द्रव्यमान है, भी क्या है, विभवांतर है, जिस पर कि डी ब्रोगली तरंग लंबाई मालूम करना है। अब इसी सूत्र में अगर द्रव्यात्मक कण की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में q के जगह पर स्मॉल ई करना होगा, तब जा कर के वह, यहाँ तो किसी कण का हो गया, कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई जिसका द्रव्यमान स्मॉल m दिया है, चार्ज आवेश q दिया है, तो उसको भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। अगर स्मॉल ई आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंग लंबाई का सूत्र होगा, केवल q के जगह स्मॉल ई लिखना होगा, तो h/√2 स्मॉल ई m इंटू भी। तो उस अवस्था में भी विकल्प सी ही सही है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई होगी और यहाँ किसी दूसरे कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई है, जिसका सूत्र दिया है h/√2q स्मॉल q आवेश है, m द्रव्यमान है तथा भी क्या है, विभव है, विभवांतर है, जिस पर कि उस कण को त्वरित किया जाता है। तो विकल्प सी सही है, h/√2q m भी, यह कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई होगी। और कण अगर वह कण इलेक्ट्रॉन है तो यह फार्मूला में सी विकल्प ऑप्शन में h/√2q के जगह स्मॉल ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, m स्मॉल m इंटू विभवांतर कैपिटल भी, तो वह इलेक्ट्रॉन की तरह डी ब्रोगली तरंग लंबाई होगी h/√2 स्मॉल ई स्मॉल m इंटू भी। लेकिन यहाँ पर कोई जनरल कण दिया हुआ है, m द्रव्यमान एवं q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई होगी, विकल्प सी सही है, h/√2 स्मॉल की q m इंटू भी। क्वेश्चन नंबर 6 MCQs। निम्न कण एक ही वेग से गतिशील हैं, अधिकतम डी ब्रोगली तरंग लंबाई वाला कण है, विकल्प ए बीटा कण, विकल्प बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण तथा डी न्यूट्रॉन। सही उत्तर होगा बीटा कण। बीटा कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 में डी ब्रोगली तरंग लंबाई, अगर q आवेश से आवेशित कोई द्रव्यात्मक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और भी विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, उसकी डी ब्रोगली तरंग लंबाई का फार्मूला था, सूत्र हमने ऑब्टेन किया था, फार्मूला पर आधारित प्रश्न था, लैम्डा इक्वल टू h/√2m स्मॉल ई इंटू भी। भी विभवांतर है, ई क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m क्या है, द्रव्यमान है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई होगा चार्ज, लेकिन कोई कण अगर q आवेश से किसी इलेक्ट्रॉन वह कण नहीं है अगर, तो उस पर जनरल कोई कण है तो उस पर जनरल टर्म q लिया जाएगा, मतलब आवेश के लिए एक जनरल संकेत आवेश का q होता है, और किसी खास कण जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके लिए q इक्वल टू स्मॉल ई हो जाएगा। तो ये डी ब्रोगली तरंग लंबाई का सूत्र हो गया, भी विभवांतर पर m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का तथा स्मॉल m द्रव्यमान का कोई आवेश जिसका मान स्मॉल q है तो वह गतिशील है, तो वह त्वरित किया जाए तो उसका डी ब्रोगली तरंग लंबाई का सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m कैपिटल स्मॉल q इंटू भी। अगर वही इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा भी विभवांतर पर, तो उसके लिए सूत्र होगा लैम्डा इक्वल टू h/√2 स्मॉल m, q के जगह पर स्मॉल ई इंटू भी। तो इस प्रकार इस सूत्र से स्पष्ट है कि डी ब्रोगली तरंग लंबाई अगर q आवेश का मान नियत रखा जाए, विभवांतर भी एक पार्टिकुलर स्थिति में, खास स्थिति में नियत मान लें, इस प्लांक कांस्टेंट है ही, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा √m के। इसलिए जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उस कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई अधिक होगी। तो चूँकि बीटा कण का द्रव्यमान इन चारों कणों में सबसे कम होता है, विकल्प ए है बीटा कण, बी है प्रोटॉन, सी अल्फा कण तथा डी न्यूट्रॉन।
तो बीटा कण का द्रव्यमान इन चारों कणों में दिए गए द्रव्यात्मक चारों कणों में सबसे कम है। तो इसलिए बीटा कण का द्रव्यमान चूंकि सबसे कम है, इसलिए न्यूट्रॉन द्रव्यात्मक कण है। अब अल्फा कण है, बीटा कण है, प्रोटॉन भी द्रव्यात्मक कण है। अब अल्फा कण, बीटा कण ये रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्सर्जित होने वाला कण है। तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग लंबाई उस कण की होगी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो चूंकि बीटा कण का द्रव्यमान सबसे कम है, तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, तो तरंग लंबाई लैम्डा सबसे अधिक होगी। चूंकि डी ब्रोगली तरंग लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के, 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा, तथा √m का व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन 1/√m का लैम्डा सीधे समानुपाती होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, m का मान डिनोमिनेटर में सबसे कम है, इसलिए तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, डी ब्रोगली तरंग लंबाई इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें बीटा कण का द्रव्यमान चूंकि सबसे कम है, इसलिए डी ब्रोगली तरंग लंबाई बीटा कण की सबसे ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 17, न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग है, रेखीय संवेग है। विकल्प ए है hν/c, बी है sc/ν, सी है 0, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग। संवेग इक्वल्स टू पी इक्वल टू क्या होता है, mc होता है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर होता है mc², E इक्वल टू mc²। अब इसे लिखा जा सकता है mc इंटू सी, और m इंटू सी क्या हो गया, p हो गया। यह रेखीय संवेग है, m इंटू सी फोटोन का रेखीय संवेग हो गया, इंटू सी, p इंटू सी, इसलिए p इक्वल टू, इसलिए रेखीय संवेग का सूत्र संकेत p है, स्मॉल p है, तो p इक्वल टू E/c, ऊर्जा अपॉन प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर विकल्प में कैपिटल ई तो नहीं दिया है ऊर्जा को, लेकिन ऊर्जा को hν के टर्म में, फोटोन की ऊर्जा को hν के टर्म में दिया है। hν/c, sc/ν 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग है कितना, p इक्वल टू E/c और E इक्वल टू hν/c। तो सही विकल्प होगा hν/c, विकल्प ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक शॉर्ट प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। 10⁻14 हर्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। विकल्प ए 10⁻10, विकल्प बी 10⁻15, सी 10⁻20 एंड डी 10⁻25। अब इसका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इसको फार्मूला के बेस से, इसके लिए इससे संबंधित फार्मूला है, उसका यूज करना होगा। फोटोन की संख्या कितनी होगी विकिरण में, तो ई इक्वल टू होगा विकिरित ऊर्जा की विकिरित ऊर्जा का मान ई इक्वल टू विकिरित ऊर्जा ई इक्वल टू hν होता है, लेकिन यहाँ फोटोन की संख्या का रेन है एक फोटोन के लिए, एक फोटोन की ऊर्जा का मान कितना होता है, ई इक्वल टू hν। यहाँ n फोटोन है, फोटोन की संख्या तो है, तो इसमें ई इक्वल टू n इंटू hν, ई इक्वल टू स्मॉल कैपिटल ई एनर्जी है, n संख्या है, फोटोन्स की संख्या है, hν क्या है, hν फोटोन की ऊर्जा है, इसलिए हमें n निकालना है। n इक्वल टू हो गया E/hν, और न्यू दिया है और एनर्जी भी दिया है 6.62। ई के जगह लिखेंगे, ई के कैपिटल ई के जगह जो ऊर्जा है फोटोन का उसको रखा जाए 6.62 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट का मान भी 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो न्यू दिया है, प्रकाश की आवृत्ति कितनी है 10⁻14। तो इस सूत्र का यूज किया गया। फोटोन की ऊर्जा जो होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू hν। अगर n फोटोन है, फोटोन की संख्या n है, n का मतलब 10, 20, 30 ऐसे, उन्हें एक से अधिक हो, तो जहाँ n फोटोन्स की संख्या है तो E इक्वल टू n/hν फार्मूला का यूज किया जाए, इसलिए n इक्वल टू E/hν, और E का मान है दिया हुआ, ऊर्जा का मान, विकिरण ऊर्जा का मान कितना है 6.62 जूल, तो 6.62 रखा गया है यहाँ। H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है, प्लैंक नियतांक का मान 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और आवृत्ति न्यू का मान कितना है 10⁻14 दिया है प्रश्न में। इसलिए अब 6.63 और 6.62 ये नियरली सेम ही है, तो लगभग दोनों
दोनों अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, 6.62 और 6.63 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और 10 टू पावर नीचे बचा 10 टू पावर 14 प्लस 14 और 10 टू पावर माइनस 34। तो 10 टू पावर 14 में से 10 टू पावर माइनस 34 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20 आएगा। तो ये 10 टू पावर नीचे में डिनोमिनेटर में हर में -20 होगा, अंश में जाकर के 10 टू पावर -20, 10 टू पावर प्लस 14 और -34, तो 10 टू पावर -20 और ऊपर जाके +20 हो जाएगा। तो इसलिए इसका विकल्प सही होगा। n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 10 टू द पावर 20। तो ये फोटोन की संख्या होगी जिसकी आवृत्ति 10 टू पावर 14 हर्ज है तथा विकिरण ऊर्जा 6.62 जूल है। तो 10 टू पावर 20 मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट, विकल्प सी सही है। और इसमें फार्मूला यूज किया गया E इक्वल टू NH², अगर प्रोटॉन की संख्या n है तो। अब क्वेश्चन नंबर 19, कैथोड किरणें समूह है, A इलेक्ट्रॉनों के समूह है, B प्रोटॉनों के समूह है, C न्यूट्रॉनों के, D परमाणुओं के। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समूह है। तो कैथोड किरणें समूह है किसकी, इलेक्ट्रॉनों का समूह है। कैथोड किरणें समूह किसका है, कलेक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉनों का। B प्रोटॉन भी है, C न्यूट्रॉन है, D परमाणुओं का। सही विकल्प होगा। कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे ऋण आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह है। अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश विद्युत सेल, विकल्प ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, सी प्रकाश संचय करता है तथा डी विद्युत का संचय करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल कौन सा कार्य करता है। इसमें 4 विकल्प दिया है, तो इसमें विकल्प बी सही है, प्रकाश को विद्युत के रूप में परिवर्तित करता है। फोटो सेल का काम है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, तो विकल्प बी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, डेविसन एवं जर्मर प्रयोग प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉनों की, विकल्प ए कण प्रकृति, बी तरंग प्रकृति, सी कण तथा तरंग प्रकृति दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को। डेविसन एवं जर्मर ने यह प्रयोग ही किया इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में जानने के लिए। तो डेविसन एवं जर्मर प्रयोग प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति जानने के लिए प्रयोग किया। और डेविसन एवं जर्मर ने जिस प्रयोग का नाम डेविसन एवं जर्मर प्रयोग है, और जो कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का सत्यापन करता है, तथा डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा डी ब्रोगली सिद्धांत का, ये डी ब्रोगली फार्मूला का सत्यापन भी किया जाता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv का। तो इसी प्रश्न के साथ, इसी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में दूसरों से शेयर भी करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और यह वीडियो तैयार किया गया हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कि VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस किया गया। थैंक यू वेरी मच।